हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट स्टडी। जैसा कि हम लोग जीवो में जनन पार्ट 1 में लैंगिक जनन तक पढ़ा चुके थे। अब हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अलैंगिक जनन से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन यानी कि जिस जनन प्रक्रिया में एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, अतः इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। ठीक है। अब अलैंगिक जनन के लक्षण के बारे में बात करते हैं। अलैंगिक जनन एक सरल विधि होती है। अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है तथा इसमें कायिक जनन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल, अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु यानी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स। अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन। जब कोई जीव दो भागों में टूटकर नए संतति का निर्माण करता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल अमीबा। दूसरा है बहुखंडन, मल्टीपल फिजन। जब कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे बहुखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम। बडिंग यानी मुकुलन। इस क्रिया में जनक से एक मुकुल निकलता है, फिर वो परिपक्व होकर जनक से अलग हो जाता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। मुकुलन का एग्जाम्पल हाइड्रा। बीजाणु। इस प्रक्रिया में बीजों द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है। लैंगिक जनन यानी लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। दूसरा है केवल बीज वाले पौधों में ही लैंगिक जनन होता है। तीसरा है लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। चौथा, दो युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। उत्पन्न संतति में जनक के गुण विद्यमान होते हैं, यानी जनक का जो क्वालिटी होता है वो इसमें रहते हैं। अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। तथा दूसरा, बिना बीज वाले पौधों में जैसे गुलाब, अंगूर, केला और केला में अलैंगिक जनन होता है। यह जनन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं, इसमें युग्मनज नहीं बनते हैं। यानी के बाद है कायिक प्रवर्धन। पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती। जैसे एक नंबर में क्वेश्चन आता है पौधे के कायिक भाग का नाम लिखिए, यानी कि पौधे के कायिक भाग कौन से हैं? जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा अलैंगिक जनन विधि करके एक नई संतति का निर्माण करते हैं, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मातृपादप के कायिक अंग जैसे जड़, तना और पत्ती के नए पादप का निर्माण होता है, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में किसी नए पादप का निर्माण करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, यानी इसमें जो नए पादप का निर्माण करना होता है उसमें कोई कठिनाई नहीं होती, यानी आसानी से पौधा उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जैसे जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, वायु इत्यादि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तनों के द्वारा केवल भूमिगत ही कायिक जनन करते हैं। जैसे आलू को आप लोग मिट्टी के अंदर बो देंगे तो उगने शुरू कर देता है कुछ दिनों में। और जैसे कंद में आलू एग्जाम्पल, प्रकंद में केला, अदरक, घन कंद में जिमी कंद, क्रोकस etc, सल्क कंद, लहसुन, प्याज। दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जिस कायिक प्रवर्धन में किसी भी नए पादपों का निर्माण करने में उसका बीज बनाने में कठिनाई होती है, उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब इसकी भी विधियाँ हैं। पहली विधि है कलम लगाकर। इसमें किसी भी परिपक्व तने को 28 से 30 सेंटीमीटर की कटाई करके फिर उसको मिट्टी में 5 से 10 सेंटीमीटर अंदर गाड़ देते हैं, जिसके पश्चात उसकी सिंचाई कर देते हैं, जिससे उसमें से जड़ निकलना शुरू हो जाता है, यानी
जड़ निकलना शुरू हो जाता है, पौधे बन जाते हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल, अंगूर, अनार, etc। अब दूसरा है दाब लगाकर। पहला है था कलम लगाकर, दूसरा दाब लगाकर यानी दाब कर। इसमें दो एक ही जात के अलग अलग पादपों की कलम लेकर बीज से काट कर जोड़ देते हैं। अब तीसरा गूठी लगाकर। इसमें दो एक ही जात के पादपों को काट कर जोड़ देते हैं, यानी दो एक ही जात के पौधे होंगे, उन्हें काट देंगे, फिर उन्हें जोड़ देते हैं और वह जुड़कर गूठी बन जाता है, यानी गांठ बन जाते हैं। अब बात करते हैं निषेचन के पूर्व की घटना। युग्मकों के संलयन या निषेचन के पूर्व की सभी घटनाएं एक चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित होती हैं। निषेचन की पूर्व घटना को 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला है गैमेट्स जनरेशन, युग्मक जनन। मातृ जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर और मादा के युग्मकों की निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी भी मेल या फीमेल में यह युग्मक द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, तथा मोनेरा कवक शैवाल में यह अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी एवं मानव आदि सभी में यह द्विगुणित अवस्था में पाया जाता है। युग्मकों का स्थानांतरण। निषेचन हेतु युग्मकों का स्थानांतरण आवश्यक होता है। प्रायः नर युग्मक चल होते हैं, मादा युग्मक अचल अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो वही आवृत्ति तथा अनावृत्ति बीजी पौधों में वायु आवश्यक होती है। निषेचन नर व मादा के अगुणित युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। निषेचन के प्रकार। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल, इंटरनल। बाह्य निषेचन। इस प्रकार के निषेचन में जीवों के शरीर से बाहर होती है, यानी जीवों के शरीर के बाहर होती है, और यह मुख्यतः जल के माध्यम से होती है, जैसे मछली, शैवाल तथा ब्रायोफाइटा। आंतरिक निषेचन। इस प्रकार के निषेचन जीवों के शरीर के अंदर होता है, आवृत बीजी, अनावृत बीजी तथा मनुष्य यानी शरीर के अंदर। मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, यानी शरीर के अंदर। अब इस क्रिया में मादा युग्मक अंडाणु के रूप में उसके शरीर के अंदर ही होती है, लेकिन नर युग्मक शुक्राणु के रूप में उस मादा युग्मक तक पहुंचता है। गुरु और लघु युग्मक में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है। लघु युग्मक, गुरु युग्मक, इसमें नर युग्मक पाया जाता है, इसमें मादा युग्मक पाया जाता है। ये आकार में छोटे होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं। ये शुक्राणु के रूप में पाए जाते हैं, ये अंडाणु के रूप में पाए जाते हैं। ये चल अवस्था में होते हैं, ये अचल अवस्था में होती हैं। उसके बाद पुष्पों में लैंगिकता, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, अब मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जीवों में लैंगिक जनन के दौरान 2 अलग अलग युग्मक का संलयन होता है, वो चाहे पौधे हो या जानवर हो या फिर मनुष्य हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी भी पादप में नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्रीकेसर दोनों में एक साथ उपस्थित होते हैं, तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, जैसे मक्का, कवक, गुड़हल, etc। इंपॉर्टेंट लाइन। जब किसी भी पादप में नर जननांग या मादा में से कोई एक उपस्थित होता है तो उसे एकलिंगी कहा जाता है। पपीता, खरबूज। पुष्पीय पादपों में जननांग के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एकलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, यानी एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। अब एकलिंगी पुष्प कौन से होते हैं? जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से कोई एक उपस्थित होता है, यानी स्त्री केसर या पुंकेसर में से दोनों में से कोई एक, चाहे वो स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो, कोई एक उपस्थित होता है तो वो एकलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे पपीता, तरबूज। अब बात करते हैं द्विलिंगी पुष्प। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, यानी दोनों उपस्थित होगा तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे मक्का, गुड़हल, सरसों, etc। जंतुओं में लैंगिकता। जिन जंतुओं के शरीर में नर जननांग एवं मादा जननांग दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी कहा जाता है। एग्जाम्पल केचुआ, जोंक, etc। जिन जंतुओं में नर और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं उसे
एक लिंगी कहते हैं, यानी जिन जंतुओं में नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी कहा जाता है। मनुष्य, बकरी, बंदर। निषेचन के पश्च की घटना, निषेचन के पश्च घटना में क्रियाएं होती हैं, युग्मनज का बनना, भ्रूण का बनना। ये बहुत डिटेल में है, अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाकर दे दूंगा। और ये क्वेश्चन है जिसे आप लोग लिख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके वहाँ से पार्ट 1 देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।